इनकम टैक्स की एक पेज में सरल कैलकुलेशन वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु एक्सेल शीट मोबाइल से भरने का लाइव डेमो, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। नोट: यह वीडियो शिक्षक साथी एवं कर्मचारियों के लिए इस पर्पस से बनाया जा रहा है कि उनको टैक्स कैलकुलेशन में आसानी हो सके, उनको मदद मिल सके। और ये मेरी जानकारी के अनुसार मैं 100% आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी यदि कहीं पर कोई कमी रह जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट या आयकर ऑफिस से पूरी जानकारी प्राप्त करके ही कैलकुलेशन करिएगा। धन्यवाद। तो साथियों, ये आयकर आगणन प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो देखिए, इसमें इस बार मैंने इसको 3 पेज में बनाया हुआ है। हालांकि आपको काम सिर्फ एक पेज में करना है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे ये 1 लिखा है, ये 2 और ये 3, ठीक है। और इसको आप आराम से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो A4 साइज़ के पन्ने से। तो जो ये पेज नंबर 1 है, तो इसमें यही मेन पेज है जो आगणन प्रपत्र होता है, यानी कि टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है, कंप्लीट कैलकुलेशन मात्र इसी एक पेज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें तो अब इसमें जो जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स यहाँ पर जो भरी जाएंगी यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने इस एक्सेल शीट को जैसे हम ऑन करेंगे, ये सब कुछ मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से मैं मोबाइल फ़ोन में यूज़ करके इसको भर रहा हूँ। आप मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं, चाहे तो आप लैपटॉप कंप्यूटर की मदद से भी भर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल शीट है। तो इसके लिए हमने ये पेज 1 की जो डिटेल है वो कहाँ से भरनी है, पेज 2 में जाना है, ठीक है। सामने सामने है, तो ये है यहाँ पर पेज नंबर 2। तो इसमें हमने क्या भरना है, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के अंत में भी वो वीडियो आपको शो होगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर पेज नंबर 2 है, तो हमने सबसे पहले डिटेल इसमें भरनी है। इसमें क्या है कि ये है नंबर 1 चार्ट है कि वेतन से प्राप्त वार्षिक आय, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है, तो आपको जो सैलरी मिलती है, तो सैलरी में जो भी भत्ते हैं, जो जो मद हैं, आपको क्या क्या सैलरी मिलती है, यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भर देना। जैसे बेसिक वेतन यानी कि बेसिक पे, मूल वेतन, वो आप यहाँ पे भर देंगे। ये एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रहा है 8,32,000 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे DA लिखा हुआ मैंने 1,41,000 रुपये, फिर DA एरर यहाँ पे आप इसको टाइप कर देना। टाइप करने के लिए क्या करना है कि मैंने WPS ऑफिस पे खोला हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम चाहे तो इसे डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन आया, तो हमने यहाँ पे एडिट वाले को क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे हम कुछ भी अमाउंट लिख देते हैं। मान लीजिए कि हमको DA एरर मिला है 12,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे 12,000 ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। तो टाइप करने के बाद ये यहाँ पर ये देखिए 12,000 हो गया। फिर यहाँ पे जो सही का टिक है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 12,000 ये ऐड हो चुके हैं DA एरर में। ऐसे मकान किराए भत्ता यानी कि HRA आपको कितना मिलता है वो इसमें लिख देंगे। पर्वतीय भत्ता इत्यादि, विशेष वेतन भत्ता, जो जो भत्ते आपको मिलते होंगे आपकी सैलरी के स्लिप में होगा, आप देख लीजिएगा और आप इसको भर देंगे। क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए नहीं है, ये इसे कोई भी व्यक्ति ऑल इंडिया ओवर में कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो आपके राज्य में जिस भी प्रकार के जो भी भत्ते एरर होंगे या जो भी अन्य अलाउंसेज होंगे, आप यहाँ पर उनको टाइप करके लिख सकते हैं और यहाँ पे उसको अमाउंट को भर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे अन्य भत्ता है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, तो सीधे यहाँ पे ऐड करने के लिए आ गया। तो हम उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे वर्दी लिख देंगे हम, वर्दी धुलाई, ठीक है। हमने ये लिख दिया तो वर्दी धुलाई भत्ता, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए ये लिख दिया हमने वर्दी धुलाई भत्ता। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो जो भी भत्ते आपको मिलते होंगे, आप यहाँ पे टाइप करके और इस वाले में उसकी राशि लिख देंगे, जो भी आपको पैसा मिलता है उसका। फिर ऐसी अन्य भत्ता आप लिख देंगे, कंप्यूटर भत्ता अगर मिलता है तो यहाँ पे लिख देंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भरते रहेंगे। तो ये आपने किससे भरना है, जो आपकी सैलरी स्लिप होगी साल भर की, तो उसका साल भर का योग भरना आपने। जैसे मैंने यहाँ पे एक सैलरी शीट बना रखी है, आपने इस सैलरी शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉपी पेस्ट करके अपनी जो सैलरी शीट होती है उससे, ठीक है, वहाँ से कॉपी किया मैंने इसको और सारे को यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इसमें ये देखिए जो टोटल लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये लास्ट के टोटल मैं उसमें उठा करके लिख रहा हूँ उसे, ठीक है। यहीं से मैंने सारी फिगर्स ली हुई है टोटल वाली। तो आप भी सैलरी शीट देख लेना अपनी,
वो 10 महीने की होगी अभी, तो 2 महीने की आप खुद ही ऐड कर लेना, जितना जितना आपको सैलरी मिलनी होगी बेसिक पे वगैरह, तो आप उसको लिख देना। जैसे यहाँ पे ये है कि इसमें जैसे देख सकते हैं आप बेसिक पे, DA, HRA, हिल अलाउंसेज, NPS, गवर्नमेंट शेयर वगैरह, तो यहाँ से मैंने इसे उठाया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टैक्स शीट पे, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो समझ गया आपने ये सारी चीज़ें भरनी। उसके बाद यहाँ पे बोनस, जिनको बोनस मिलता है, जैसे हमको 6,908 रुपये बोनस मिलता है 4800 ग्रेड पे तक वालों को, तो हमने यहाँ पे उसे एंटर कर दिया है। जिनको नहीं मिलता वो यहाँ पे शून्य रखेंगे। तो ये सब करने के बाद इनका टोटल आ गया यहाँ पे संपूर्ण योग में, देख सकते हैं आप, ठीक है, यही 11,37,324। अब इसके बाद ये वाला जो कॉलम है NPS 14% गवर्नमेंट शेयर, ये उनके लिए जिनको NPS वाले जो कर्मचारी है, जो GPF वाले हैं या जो ओल्ड पेंशन वाले हैं, जो पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं, उनके लिए कॉलम की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे 0 कर देंगे, सीधी सी बात, यहाँ पे शून्य टाइप कर देंगे। और जो NPS वाले जो 2005 के बाद के नियुक्त कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट शेयर उनको मिल रहा है 14%, उसको लिख देंगे। अगर कुछ राज्यों में अभी 10% ही मिलता है तो फिर यहाँ पे 10% को लिख देंगे, ठीक है। और जिन जिन राज्यों में 14% मिलता है वो यहाँ पे 14% लिख देंगे। तो इन सब का टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला चार्ट आप समझ गए हैं। दूसरा चार्ट है इसमें कि जो हमारी कटौतियाँ है, नंबर 2 कि गृह ऋण ब्याज व वेतन से संपूर्ण वार्षिक कटौतियाँ। अगर आपने होम लोन लिया तो उसका आप कितना इंटरेस्ट पे करते हो, क्योंकि अधिकतम 2 लाख तक की उसमें छूट मिलती है 24B के तहत। और जो 80C के तहत जो कटौतियाँ हैं उसमें से कुछ मेन जो सैलरी से कटौती होती है वो इसमें है। अब जैसे मैंने गृह ऋण ब्याज तो लिख दिया यहाँ पर 2 लाख रुपए, आप लिख देना अधिकतम छूट 2 लाख की है, आप इसमें लिख देना। अगर आपका 1,60,000 ब्याज जाता साल भर में, 1,10,000, 1,20,000, तो आप वो राशि इसमें टाइप कर देना। फिर GPF वाले साथी यहाँ पे GPF की राशि एंटर कर देंगे। ध्यान रहे जो GPF यहाँ पे एंटर करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वो NPS वाले नहीं होंगे, तो वो NPS वाले कॉलम में यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर GIS यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है, तो उसके लिए 2400 रुपये जो साल भर में हमारी सैलरी से कटता है, तो हमने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया। फिर TDS यानी कि जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि वेतन से जो आय होती है उस पर जो टैक्स कटौती होती है। तो वेतन मिला, वेतन पे हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है साथ में पर मंथ, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है TDS माने 10 महीने में दिसंबर तक जो हमारा 25,000 रुपये गया है। ये एग्जाम्पल के लिए ये फिगर, ठीक है। फिर यहाँ पे NPS, जो NPS वाले साथी होंगे उनका जो 10% अपना जो शेयर कटता है, तो उस 10% शेयर को इसमें लिख देंगे। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा उनको 14% मिलता है, उस 14% को इसमें एंटर कर देंगे। यहाँ पे वैसे एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, ये 14% यहाँ से ऑटोमेटिकली ये ले लेगा यहाँ से सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो एक्सेल शीट है यहाँ से 14% को खुद ही ले लेगा। उसके बाद है गोल्डन कार्ड या SGHS यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को इसमें छूट मिलती है, तो हम भी इसमें छूट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें गोल्डन कार्ड जो हमारा बना हुआ है SGHS के तहत, तो इसमें 7,800 रुपये हमारे साल भर की कटौती होती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके अलावा अगर किसी का स्वास्थ्य बीमा है जो 80D में जिसका लाभ मिलता है, तो उस राशि को यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। ध्यान रहे इसकी राशि गोल्डन कार्ड वाली राशि प्लस स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की राशि मिला करके अधिकतम हमें 25,000 तक की ही छूट मिलेगी। 25,000 से ज़्यादा होने पर भी हमको छूट केवल 25,000 की मिलेगी इन दोनों में, बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा है, ये है HRA वाला कैलकुलेटर। इस पर ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका जिस पे 11 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उनको देख करके आप आसानी से समझ जाएंगे कि HRA की छूट आपको मिलनी या नहीं मिलनी। फिलहाल आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप एक्चुअल में जितना भी HRA जो आपको मिलता है, आप मकान मालिक को जो साल भर में किराया देते हो, आपने यहाँ पे वो राशि एंटर कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,20,000 रुपये साल भर में मकान मालिक को किराया दिया। आप 10,000 दे तो 10,000 लिखे, 20,000 दे तो 20, मतलब आपने यहाँ पे वो राशि एंटर करनी, बाकी अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको छूट मिलनी है या नहीं मिलनी है, ठीक। उसके बाद आपने दूसरा काम करना है इसमें कि आप मेट्रो सिटी वाले हैं या नहीं है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को छोड़ के अन्य नॉन मेट्रो सिटी हैं, तो अन्य जगह वाले यहाँ पे नो कर देंगे और ये 4 महानगर वाले यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे नो किया है, जब हमने यहाँ पे नो कर दिया है नॉन मेट्रो सिटी वाले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40% और 50% ऑफ सैलरी ये अपने आप ले लेगा। यदि आप यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे 40% सैलरी को लेगा इस वाले कॉलम से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 40% ये, तो इसको ले लेगा इसमें। और यदि आप यहाँ पे यस करेंगे तो इसी के नीचे 50% लिखा है 4,92,000, ये इस राशि को ले लेगा यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे यस करते तो मैं आपको यस करके दिखा देता हूँ। इस पर नो पे हमने क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, 2 बार क्लिक कर दिया, तो इसको अगर हम कर देते हैं यहाँ पे यस, हमने लिख दिया YES,
ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन टिक पे हमने टिक कर दिया, हमने यहाँ पे यस लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या राशि आ गई, 4,92,270, ये नीचे वाली। तो ये क्या है, ये 50% ऑफ सैलरी है। तो ये सब कुछ अपने आप लेगा, सिर्फ आपने यहाँ पे यस नो करना है और यहाँ पे वो राशि डाल देनी है जो मकान मालिक को आप किराया देते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे नो करेंगे तो ये अब की बार ये 3,94,000 वाली राशि को इस पर अपने आप ले लेगा। तो हम यहाँ पे इसको नो करेंगे, ठीक है। तो हमने एडिट पे गए, हमने यहाँ पे जाके इसको नो लिख दिया, फिर ग्रीन टिक पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन टिक पे क्लिक कर दिया था तो देखिए 3,94,176 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपने यस नो करना है। जो भी आप नॉन मेट्रो सिटी वाले तो नो है और मेट्रो सिटी वाले तो आपने यस कर देना। और यहाँ पे आपने मकान मालिक को दिया गया जो एक्चुअल में आपने किराया दिया साल भर में मकान मालिक को, वो राशि आपने एंटर कर देनी है। ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा कि आपको छूट मिलेगी या नहीं। जैसे इस वाले केस में, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 21,446 रुपये की छूट मिल रही है। तो ये छूट इसलिए मिल रही कि जो हमें एक्चुअल HRA जो प्राप्त हुआ है साल भर में वो हमारा 46,200, तो हमको इतने तक की छूट मिल रही, ठीक है इसमें। तो ये कैलकुलेटर पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नीचे। तो ये स्वास्थ्य बीमा वाले में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर से उठा देगा। कहाँ से, यहाँ से। ये जो स्वास्थ्य बीमा वाला कॉलम यहाँ से अपने आप ही उठा देगा, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये टैक्स चार्ट है, यानी कि स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब। तो ओल्ड टैक्स स्लैब क्या है कि जो आपने यहाँ पे देखा है कि जो जिसमें 3 श्रेणियाँ हैं, 5%, 20% और 30%, ठीक है। तो ये इसमें भी अपने आप ऑटो कैलकुलेट कर देगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान रखना इस पर आपको कुछ नहीं करना है। ये अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा कि आप पे टैक्स कितना पड़ रहा है, ठीक। तो समझिए आप पेज नंबर 2 को, तो इस पर आपने एंट्री करनी। अब जो पेज नंबर 1 है, इसमें क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें कहाँ पे आपने एंट्री करनी, मैं आपको वही बताता हूँ। उससे पहले आपको पेज नंबर 3 के बारे में बताता हूँ कि पेज नंबर 3 में भी आपने कुछ नहीं करना है। इसमें जो भी आपकी इनकम, ग्रॉस सैलरी है, वही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी और सीधे सीधे उस पर कैलकुलेशन हो जाएगा। 5%, 10%, 15, 20, 25 और 30% के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जिनको न्यू टैक्स स्लैब में बेनिफिट है वो न्यू टैक्स स्लैब वाले इस वाले पेज को प्रिंट निकाल देंगे, 3rd वाले पेज को, ठीक है। और 3rd पेज को प्रिंट निकाल करके आप आगे दिखा सकते हैं जहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता होती है शो करने की। तो अब आते हैं हम इसके मेन पेज पे जिसको हमने प्रिंट निकालना है। तो पेज नंबर 1, तो यहाँ पे आयकर आगमन प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 जो हमारा चल रहा है, यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे मैंने अपना नाम लिखा किशोर कुमार बिडालिया, संस्था का नाम, ऑफिस का नाम आ जाएगा राव मावी हर्षदेवी धार दुगट्टा ब्लॉक, जनपद पौड़ी गढ़वाल है। और पैन नंबर जो है मैंने काल्पनिक भरा हुआ है ABCDE और 1 2 3 4 F, ठीक है। क्योंकि इसमें शुरुआत में 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 4 न्यूमेरिक होते हैं, फिर अंतिम 1 अल्फ़ाबेट होता है। तो यहाँ पे आप अपना पेन नंबर लिख देना, जनपद। अब देखिए यहाँ पे हमें भरने की आवश्यकता नहीं इस वाले कॉलम में, ठीक है। इस वाले कॉलम में मीन्स यहाँ पे हमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि वेतन से प्राप्त आय, बेसिक DA, किराया भत्ता, ये कहाँ से ले लेगा, 11,37,000, ये इसने यहाँ से उठा लिया अपने आप इस वाले, ठीक है। तो ऐसे ये जो गवर्नमेंट का जो शेयर है 14%, इसे यहाँ से उठा लेगा और टोटल को भी यहाँ से उठा लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसने अपने आप कर दी यहाँ तक, ठीक है, योग तक। तो यहाँ तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वाला जो सेविंग बैंक ब्याज है या FD अन्य स्रोतों से आए, इस पर आपने ध्यान देना है। जो 2 नंबर है, अन्य स्रोतों से आए, आपका बैंक की FD का ब्याज वगैरह कुछ भी है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और साथ में ड्रीम 11 इत्यादि खेलते हैं आप, या कोई भी लॉटरी इत्यादि से कोई भी पैसा जीतते तो आप उसको भी, मतलब अन्य स्रोत से जो भी आय प्राप्त है आपने उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो उनका टोटल ही अपने आप यहाँ पे कर देगा। तो आपने इस वाले पेज में सिर्फ एक एंट्री करनी है। फिर उसके बाद अगले पेज में आपने आप कहाँ पर एंट्री करनी है तो बताता हूँ। यहाँ पे मकान किराया भत्ता भी ये अपने आप बता देगा आपको छूट मिलेगी या नहीं। यहाँ से जो एक कैलकुलेटर था, इस कैलकुलेटर से अपने आप इस वाली राशि को उठा देगा। अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे ये 0 दिखा देगा, यानी कि अगर आपको छूट ना मिली हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। छूट मिलनी होगी तो यहाँ पे दिखा देगा कितने की आपको छूट मिलेगी। फिर उसके बाद HDA ये भरना आपने 3600 रुपये। हिल अलाउंस जो मिलता है ये मिलता हमको 5,760 रुपये मिलता है, लेकिन छूट मिलती है हमको 300 प्रति माह, तो 12 महीने में हो गया 3600 रुपये की छूट, ठीक। इसके अलावा कुछ साथियों को जो है पर्वतीय विकास भत्ता यानी कि बॉर्डर अलाउंस मिलता है यहाँ उत्तराखंड में, तो वो साथी 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से यहाँ पे 12,000 तक उसमें छूट ले सकते हैं। विकलांग वाहन भत्ता 500 रुपये प्रति माह मिलता, तो यानी कि 6,000 रुपये वो पूरा का पूरा इसमें घटा सकते हैं, ठीक है, विकलांग वाहन भत्ता को।
और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये ऑटोमेटिकली मैंने पहले से भरा हुआ है 50,000 रुपये, ये यहाँ पे घट जाएगा। तो आपने ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे भरनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका योग हो गया, अपने आप कर देगा। अब बात आती है यहाँ पर धारा 24B के अंतर्गत गृह ऋण ब्याज अधिकतम 2 लाख तक घटाएं, अगर घट रहा है तो ये 2 लाख रुपए, तो ये भी कहाँ से उठा लेगा, ये अपने आप यहाँ से उठा देगा। ठीक है, यहाँ हमने जितनी राशि भरी, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ मैं 180। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और हमने कर दिया इसको, चलो 160 कर देता हूँ। ठीक है, 1,60,000 कर दिया। तो जो 1,60,000 हमने क्या, देखिए ये भी 1,60,000 यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये चेंजिंग हो गई ना अपने आप। तो हमने यहाँ जो राशि भरेंगे वो इसे यहाँ पे ले लेगा, तो ये भी यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है, ये टोटल इत्यादि अपने आप कर देगा। अब ये चीज़ें भरनी हमने धारा 80C के तहत, यानी कि चैप्टर 6A के तहत क्या क्या कटौतियाँ हैं। तो GPF वालों का GPF उस वाले पेज से उठा देगा यहाँ पे अपने आप। तो PPF हमने भरना है, LIC भरना है, शिक्षण शुल्क, सुकन्या समृद्धि योजना जो भी आप पे लागू है, GIS यहाँ से उठा देगा अपने आप। NSC हो गया, FD का ब्याज हो गया, गृह ऋण का मूलधन वो हमने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो टाइप करनी है आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पे कोई अन्य चीज़ें आपने और ले रखी हैं, या जो आपने उन पर क्या कहते हैं कि इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप अन्य 1, अन्य 2 और अन्य 3 में उसको यहाँ पे टाइप करके उसका नाम लिख सकते हैं कि क्या चीज़ आपने किया है। ठीक है, तो जैसे ये है, हमने इस पर एक सेकंड, ये सेल शायद लॉक है, तो इसको मैं अभी अनलॉक कर दूँगा थोड़ी देर में। हाँ, जैसे ये वाली अनलॉक है, वो वाली लॉक थी, तो अन्य में कुछ भी हम इस पर नाम उसका टाइप कर सकते हैं, ऐसे कर कुछ भी। ठीक है ना, कि जिस पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देना और यहाँ पर उस राशि को लिख देना, तो ये टोटल कर देगा। अब यहाँ पर समझिए, इस पे मैं पिछले वीडियो में भी डिटेल से बता चुका हूँ कि जो इन सब का 80C के तहत जो है हमारी कटौती 1.5 लाख से अगर अधिक भी है तो हमको इसमें छूट मिलती है केवल यहाँ पे 1.5 लाख तक की। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे 1,32,000 की छूट हो रही है हमारी इन सारी चीज़ों को लगा करके, जितने भी यहाँ पर ये 10-12 चीज़ें हैं, तो 1,32,000। अब देखिए, जो GPF वाले तो आप यहाँ पे GPF की राशि एंटर करेंगे तो उनका GPF ऑलरेडी 1.5 लाख से अधिक रहता ही रहता सबका, तो उनका ये 1.5 लाख हो जाएगा, तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि NPS वालों के लिए वो इधर देखेंगे भी नहीं, यहाँ पे उनका ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, वो यहाँ भर के इस वाले पेज में भर के। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि जो NPS वाले साथी हैं, तो उनका जैसे हमारे वाले केस में 1,32,400 रुपये हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि 80CCD1 जो NPS जो कर्मचारी का अपना 10% जो कटौती होती है वो है 1,10,000। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1,10,000 है, तो उस 1,10,000 में से 1.5 लाख पूरा करने के लिए जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी वो उसे ये एरो के आगे ले लेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 1,32,400 हमारे पास हो रहा है 80C में, तो 1.5 लाख करने के लिए हमें चाहिए 17,600, तो उसने 17,600 किस में से ले लिया, 1,10,000 जो हमारा 10% कटता है NPS यानी कि न्यू पेंशन के लिए। ठीक, तो अब उसमें से शेष बच गया हमारे पास 92,400 रुपये। ठीक है, तो जो 92,400 है, इसमें से भी हमको अधिकतम 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। किस धारा के तहत? धारा है 80CCD1B, ये भी NPS वालों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि NPS कर्मचारी के अंशदान से अधिकतम 50,000 तक घटाएं। लेकिन 50,000 तक कब घटेगा? जब यहाँ पे 50,000 या उससे ज़्यादा राशि बच रही हो। मान लीजिए अगर यहाँ पे 41,000 है, तब यहाँ पे 41,000 ही घटेगा, तब 50,000 नहीं घटेगा। इसे भी मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमने होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे घटा दिया, 50,000 है, तो 50,000 की जगह में हमने इसको टाइप कर दिया माने 20,000, तो हम इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे 20,000। तो ये देखिए 20,000 टाइप कर दिया, तो अब हमारे पास ये राशि होगी 1,02,400। तो यहाँ पे हमें 50,000 करने के लिए हमको चाहिए 47,600 की आवश्यकता। तो अभी भी इसमें से 1,10,000 में से 47,000 यहाँ चले गया। ठीक है, और यहाँ पर 62,400 बचा, तो अभी भी ये 50,000 से ज़्यादा बचा, इसलिए यहाँ पे 50,000 डिडक्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे 0 कर देते हैं, होम लोन की राशि को मान ली जाए, ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे 0, तो हमने कर दिया इसको 0। ठीक है, अब देखते हैं इस केस में क्या है। इस केस में यहाँ पर 82,400 रुपये हमारी सेविंग्स हो रही कुल 80C में, और 1.5 लाख पूरा करने के लिए हमें चाहिए 67,600 रुपये। तो 67,600 रुपये इसने ले लिया, हमारा जो NPS का 10% है 1,10,000, इसमें से ले लिया इसने 67,600 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया, इसमें से 42,400 रुपये। तो अब यहाँ 50,000 या 50,000 से अधिक नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये 42,400 ही लेगा जितना यहाँ पे बचा है, न कि 50,000। 50,000 किस कंडीशन में लेगा? जब ये 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे बचा है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट शेयर की, जो 14% है। पिछले साल तक यहाँ पे राज्य कर्मचारियों के लिए
10% ही माइनस होता था। तो 10% ही माइनस होता था लास्ट ईयर। लेकिन जब आम बजट में घोषणा हुई थी वित्त मंत्री द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इसमें राज्य कर्मचारियों को भी पूरा का पूरा 14% का बेनिफिट मिलेगा 80CCD2 में, यानी कि छूट के दायरे में आएगा वो 4% भी। तो इसलिए ये जो 14% हो रहा था 1,36,000 वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो अब ये चीज़ें यहाँ पे इन सब का टोटल ये दिखाएगा। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ ये कह रहा है कि 80D, अब 80D की जहाँ तक देखिए, हाँ अब इनका टोटल हो गया है 3,28,680 रुपये। ठीक है, केवल 1.5 लाख की ही वो नहीं होती है, 3,28,680 रुपये। तो अब इस केस में क्या है कि ये स्वास्थ्य बीमा से संबंधी या जो 7,800 रुपये गोल्डन कार्ड के कटते हैं साल भर में, उसकी राशि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगी, ये भी हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ ये चीज़ें हैं जो भी आप पे लागू होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में साफ साफ पढ़ सकते हो। और इन सेक्शन पे 80D, 80DD, 80DDB, 80E इत्यादि सेक्शन पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे अपने चैनल में। एक बार आप इनको डिटेल से जानना चाहते हो तो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसमें आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो भी आप पे लागू है, जो भी छूट आप यहाँ पे भरते जाएंगे इस वाले पेज में, अदरवाइज आप इसको स्किप करते जाएंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पे CM रिलीफ फंड इत्यादि का ये दिखा रखा, मैंने लास्ट ईयर का था तो यहाँ पे 15,712 रुपये दिखाया हुआ है। तो ये इस बार नहीं होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये सब करने के बाद ये बचत खाते के ब्याज पर 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने बचत खाते का ब्याज ज़्यादा दिखा रखा, मान लीजिए आपके बचत खाता सेविंग अकाउंट में आपको 15,000 का ब्याज मिला साल भर में, तो उसमें से 5,000 पे टैक्स पड़ेगा और 10,000 की छूट आपको इस वाले सेक्शन में मिलेगी। तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम मेरे वीडियो देखे तो उनके काफ़ी समझ में आ गया होगा ये वीडियो। तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अपने आप करती जाएगा। कुल आयकर आ रहा है इतना और देय आयकर इतना, और शुद्ध देय आयकर में इसमें जो 4% सेस जोड़ करके हो गया इतना। अब यहाँ पे हो रहा है कि जो हमने TDS जमा किया था वो है इतना। अभी TDS भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहाँ से, इस वाले कॉलम से। आपको पहले बताया जाता है ये TDS जितना हम यहाँ पे भरेंगे, इसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 30 कर देते हैं, 25 है ना, तो 25 की जगह हम इसको कर देते हैं 30। तो अब वहाँ पर भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ये 30 आ गया। अब यदि ये फिगर यहाँ पे माइनस में होती है तो इसका मतलब उतना आपको रिफंड मिलना है। यदि यहाँ पे माइनस में नहीं होती फिगर तो इसका मतलब आपको इतना बकाया टैक्स है जो आपको 2 महीने की सैलरी में डिवाइड करके पूरा करना है। यानी कि आप पे टैक्स आ रहा था 49,000 और आपने टैक्स पे किया है अब तक 10 महीनों में 30,000, तो आप पे 19,224 रुपये बकाया टैक्स है, जिसको आप 2 महीने की सैलरी में कैलकुलेट करके डिवाइड करके कर दोगे तो इसको 10-10 हज़ार रुपये करवा सकते हो, 20,000 रुपये, क्योंकि 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ही जमा करना चाहिए क्योंकि तब वो रिफंड आ जाता है। तो आशा है कि आपकी समझ में ये वीडियो अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसके लिए मेरे पुराने वीडियो भी ज़रूर दिखेगा, और जो न्यू रिजिम वाले हैं तो वो यहाँ से देख लेंगे कि उनको कितना टैक्स उन पर पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। माने अगर ये व्यक्ति न्यू टैक्स रिजिम को अपनाते तो इन पर टैक्स पड़ता 1,40,000। ठीक है, अगर ये कोई भी सेविंग्स और डिडक्शन की छूट नहीं लेते तो इनको 1,40,000 रुपये की छूट मिलती। अब जो है 1,40,000 इन पे टैक्स आता, क्योंकि यहाँ पे ये सेविंग्स इत्यादि की यहाँ पे छूट ले रहे हैं तब इन पे टैक्स आ रहा है यहाँ पे 49,000 यानी कि 49,000, कुल मिला के 50,000। तो इनको बेनिफिट इसमें है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार इतना यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, और यदि कोई सेविंग्स इत्यादि की ये छूट नहीं लेते हैं तो फिर इन पे टैक्स आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले चार्ट में इतना। तो जो भी बेनिफिट वाला होगा उसी को ये यूज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। तो न्यू टैक्स रिजिम का भी यहाँ पे कैलकुलेटर है, ओल्ड टैक्स रिजिम का भी है। तो जो भी आप पे लागू होगा आप दोनों देख लीजिएगा, जिसमें भी आपको बेनिफिट होगा आप उसको लागू करिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी से अपना टैक्स कटाएगा। तो धन्यवाद साथियों। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक भी इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।